ओके, लास्ट क्लास में हमने ये सोर्सेस ऑफ जीएसटी कोर्स किया था, मतलब जीएसटी लॉ किया था। हम लोग एक बार लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं आपके साथ। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ, जिसमें इसमें कितने एक्ट पढ़ेंगे हम लोग? सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। मुझे बताइए, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर लिख के बताइएगा। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर एक्ट का पार्ट है या नहीं है? हाँ या ना, लिख के बताइए। यस, यस। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आने के बाद क्या उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना पड़ता है? यस या नो? हाँ या ना? रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, यस। कितने समय में अप्रूव करवाना पड़ता है? कितने समय में पार्लियामेंट में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर को प्लेस करना पड़ता है? कितने समय में? देखिए, उसमें लिखा हुआ था एज सुन एज द पार्लियामेंट इज इन सेशन। तो जैसे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर अभी आया, आज आया, तो नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन, बजट सेशन होने वाला 1 फरवरी को। तो जैसे ही इमीडिएटली जो पार्लियामेंट सेशन आएगा वहां पर वो आएगा। सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट को गवर्न करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा रूल है? सीजीएसटी रूल्स। एक आईजीएसटी रूल्स भी है। आईजीएसटी एक्ट बहुत छोटा है, सिर्फ 20-25 सेक्शन ही है इसमें, और बाकी सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के ऑटोमेटिकली आईजीएसटी एक्ट में एप्लीकेबल हो जाएंगे। सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स हैं, वो रूल्स कैसे आते हैं ये बता दीजिए। रूल्स कैसे आएंगे? कहीं एक्ट में पावर दिया होगा, एंड द पावर टू मेक रूल्स किस तरह से? पावर टू मेक रूल्स किस तरह से? लिख के बताइए, लिख के बताइए। ऑडियो प्रॉब्लम? एक मिनट रुकिए। लिख के बताइए। ऑडियो ठीक है अब? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट अस अगेन, मैं दोबारा बता देता हूं। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ में जो हमें पढ़ना है वो है सीजीएसटी एक्ट 2017, दूसरा है आईजीएसटी एक्ट 2017, इसके बाद रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ एन एक्ट, एंड जैसे ही नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में आएगा वहां पर इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर को प्लेस करना पड़ता है। अब जो मैंने सवाल किया था, जो भी रूल्स आते हैं वो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब एक्ट में पावर है, पावर टू मेक रूल्स, लेकिन वो रूल्स कैसे आएंगे? हाउ द रूल्स विल कम इनटू फोर्स? कैसे? लिख के बताइए। हाउ दिस रूल विल कम इनटू फोर्स? इसके रूल्स कैसे फोर्स में आएंगे? लिख के बताइए, फटाफट बताइए। मैं बता देता हूं। ऑडियो आ रही है ना आपको? ऑडियो आ रही है? ओके, तो ये रूल्स कैसे आएंगे? बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। मैंने आपको पढ़ाया था, ये बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आएंगे। चलिए, नोटिफिकेशंस और रूल्स को अमेंड करने के लिए तो नोटिफिकेशंस आते हैं, रूल्स नया लाने के लिए भी नोटिफिकेशन लाते हैं, और बाकी नोटिफिकेशंस जो रूल्स को अमेंड नहीं करते हैं वो भी आते हैं। और वो दो तरह के नोटिफिकेशंस हैं, एक जनरल और दूसरा रेट।
जनरल में सेंट्रल टैक्स, स्टेट वालों ने कहा कि हम कॉपी पेस्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, और रेट में सेंट्रल टैक्स रेट और इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जिसमें एक आरसीएम भी इसी में आता है, एग्जम्पशन भी इसी में आता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था जजमेंट्स, या आप अपने लिए जजमेंट ले लें, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले जजमेंट ले लें, जिसको हम लोग कहते हैं AAR। क्या कहेंगे उसे? AAR। ये कहां से आ गया? ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और उसके बाद अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड नेशनल अपेलेट अथॉरिटी। ये ट्रायंगल कहीं से आया है, देखते हैं। फिर अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर में और आप में कोई डिस्प्यूट है तो यू कैन गो फॉर कमिश्नर अपील, उसके बाद जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ये कहानी हमने बता भी दी थी, रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, notification cannot override acts and rules, circulars are binding on department and not on SSC। लेकिन अगर beneficial circular है SSC के लिए, then SSC can take recourse to it। AR judgments are binding only on applicant, appellant judgments are binding for that jurisdiction, Supreme Court judgments are law of land unless amended by parliament। ये सारा कुछ हमने किया था, तो इसीलिए हमने इतनी जल्दी करवा दिया आपको, और ये पीपीटी हमने आपके साथ शेयर कर लिया था, है ना। अब एक बात बताइए, सीजीएसटी एक्ट एक है सिंगल, एसजीएसटी एक्ट जितने स्टेट उतने लॉ, 31 स्टेट्स 31 लॉ, यूटीजीएसटी एक है, कंपनसेशन एक है, आईजीएसटी एक है, तो टोटल कितने हो गए? 35। सीजीएसटी रूल्स एक है, एसजीएसटी रूल्स 31 है, आईजीएसटी रूल्स एक है, तो टोटल कितने हो गए? 33। नोटिफिकेशंस बहुत सारे हैं, ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। कल एक बात हुई थी, एक तो सर्कुलर्स हमने बता दिया, ये प्रेस रिलीज, एफएक्यू एंड ट्वीट, कोर्ट में इसकी लॉ एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल प्रेस रिलीज का प्रेस रिलीज जो आज भी पूरी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, जिसमें जीएसटी 9 से रिलेटेड हम लोग जब करेंगे तो बता देंगे आपको। एफएक्यू और दूसरा है ट्वीट, और एक ट्वीट पूरी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, वो भी हम लोग करवाएंगे। ये आरसीएम से रिलेटेड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सीजीएसटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, कंपनसेशन एक्ट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, और ये सारे वेबसाइट के नाम, ये सब कुछ हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आप यस और यस लिख के एक बार लिख दीजिए, ताकि हमें पता लग जाए कि आपको समझ में आ गया। और हम लोग टेस्ट लेंगे, याद रखिएगा, है ना। तो ये जो भी सेशन हो रहा है, आखिरी में हम लोग टेस्ट लेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताएंगे, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स लिख के बताइए, फटाफट बताइए। डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, और भी कोई है? और भी कोई? एक वेल टैक्स हुआ करता था, वो अब नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितने तरह के? लिख के बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स कितने तरह के? जीएसटी, कस्टम्स, और
राजू सेज KST GST, ऑब्वियसली दैट इज GST सेंटर का हो, स्टेट का हो, सारा GST ले लिया। KTEG क्या है ये KTEG? एंट्री टैक्स सब्ज्यूम्ड इन GST अब है नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अभी भी हो। देखिए एक्साइज आज भी एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स आज भी एग्जिस्ट करता है, और स्टेट वैट जो सेल ऑन गुड्स है आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसके लिए? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और टोबैको के लिए। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। लोकल बॉडीज टैक्स, जिसको हम लोग एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो कर रहे हैं आपके साथ वो है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपसे पूछूंगा, आप लिख के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको पता है, सिर्फ मुझे आपको गाइड करना है, एक रास्ता दिखाना है। डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए क्या है, फटाफट बताइए। अनमोल सेज गुड्स, नलिन जे ठक्कर सेज कंजम्पशन सप्लाई, गायत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, दिस इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। जो आप खर्चा करते हैं उसी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और जो खर्चा करता है उसी के पॉकेट से इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। जिस जगह खर्चा होता है उसी गवर्नमेंट को वो टैक्स मिलता है, या जिस जगह कंज्यूम होता है उसी गवर्नमेंट को वो टैक्स मिलता है। मैंने कई बातें बोल दी। एग्जाम्पल के रूप में, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फोन रिचार्ज करवाते हैं, या किसी शॉप में जाके राशन खरीदते हैं, या ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदते हैं, वो आपको बिल देता है। उसके लिए सेल प्राइस, और आपके लिए परचेज प्राइस। किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज है। जब वो बिल बनाता है, मान लीजिए उसने 100 रुपए का बिल बनाया, तो टैक्स किस पे लगाता है? आपके परचेज प्राइस पे ही लगाता है। 9 रुपया 9 रुपया, और आपको 118 रुपए का बिल पकड़ा देता है। किसने खर्चा किया? मान लीजिए मिस्टर ए ने खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 100 रुपया खर्चा किया। टैक्स किसके ऊपर देना पड़ा? 100 रुपए पे देना पड़ा। कितना? 9 + 9 118 रुपए। अब मैंने क्या कहा? इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा करता है उसी के पॉकेट से टैक्स निकलता है। किसने खर्चा किया? मिस्टर ए ने खर्चा किया। किसके पॉकेट से टैक्स निकला? मिस्टर ए के पॉकेट से निकला। मिस्टर ए ये पैसा किसको देगा? सप्लायर को दे देगा। सप्लायर किसको जमा करवा देगा? गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ऐसे ही तो चलता है। और किस गवर्नमेंट को मिलेगा ये पैसा? जिस जगह ये कंज्यूम हुआ। अगर दिल्ली से दिल्ली बिका तो ये 18 रुपया, 9 रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर हालत में मिलेगा, चाहे कहीं भी खर्चा हो रहा हो, कहीं भी कंज्यूम हो रहा है। लेकिन वो एक जो 9 रुपया है, आधा यानी कि 50%, वो उसी गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पर ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है। जहां पर ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है। आया? लिख के बताइए यस यस करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगेन लेट मी टेल यू, डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। The person who spends will bear the tax, will वही उसी के पॉकेट से टैक्स निकलेगा। The place where the goods or services are consumed, that government will have the right to collect the tax. दूसरा डिफरेंस।
अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मैं दूसरा डिस्कस करवाने से पहले एक बात बताइए, ये जब बिल बनाता है 100 रुपए का, जीएसटी लगाता है 9 रुपया, क्या ये 100 रुपये को वो बाइफरकेट करके बताता है कि मेरा 80 रुपया कॉस्ट है और 20 रुपया मेरा प्रॉफिट है, और इस तरह से 100 रुपया आया और 9 रुपया टैक्स, इस तरह से बिल बनाता है या डायरेक्ट वो 100 रुपया लिखता है? कहिए। डायरेक्ट 100 लिखता है। यानी कि जब आपको इनवॉइस मिलता है या कैश मेमो मिलता है या प्रोफॉर्मा इनवॉइस मिलता है, तो वो डायरेक्ट 100 रुपीज इस तरह से लिखता है। वो ये 20 रुपीज प्रॉफिट आपसे वो कमा रहा है वो कभी नहीं बताता है। लेकिन उसको क्या पता है, आपको क्या पता है कि मेरे पॉकेट से जो 118 रुपया निकला है, इसमें 18 रुपया टैक्स का कंपोनेंट का भी है। इनकम टैक्स का कंपोनेंट के बारे में नहीं पता होता है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट पास्ड। आप है ना कॉपी पेन लेके लिखते भी जाइएगा, बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट पास्ड। लेकिन यहां पर जब वो आपसे पैसे ले रहा है 9+9, तो ये बता भी रहा है, क्या बता रहा है कि ये 18 रुपए मैं आपके पॉकेट से निकाल रहा हूं, ये 18 रुपए, ये 18 रुपए मैं आपके पॉकेट से निकाल रहा हूं। इसका मतलब बर्डन इज पास्ड। ठीक है, मैं इसको इज को अगर मे कर दूं तो आपको कोई दिक्कत? मैं ये कहना चाह रहा हूं बर्डन मे बी पास, मतलब इस सप्लायर की मर्जी है कि मिस्टर ए से टैक्स कलेक्ट करे या ना करे। लिख के बताइए। मैं लिखना चाह रहा हूं बर्डन मे बी पास्ट। Gayatri says it may be passed. Priya Singh says yes. Example composition dealer. Okay, okay. Anmol says yes. Okay. Yes. बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है, मान लीजिए आप लोग सब कह रहे हैं बर्डन मे बी पास, देन डज दिस मीन दैट सप्लायर, recipient 100 plus 18 इक्वल टू 118, यही तो है। अब मैं ये कहता हूं, अब सप्लायर ये कहता है कि ऐसा करो, सॉरी रिसिपिएंट कहता है कि यार 18 रुपये गवर्नमेंट का ही है ना, मैं नहीं देता, आई विल नॉट गिव यू। वो इसको सिर्फ 100 रुपीज देता है। और रिसिपिएंट कहता है सप्लायर को कि गवर्नमेंट जब पूछेगी तो कह देना दिया नहीं, वो मेरे से डायरेक्ट मिल ले। इज इट पॉसिबल? लिख के बताइए, इज इट पॉसिबल? या फिर यूं कहूं कि सप्लायर इससे 18 रुपया बिल में लिखता नहीं है, सिर्फ 100 रुपया कलेक्ट करता है, सिर्फ 100 रुपया कलेक्ट करता है। इज इट पॉसिबल? इसका जवाब दीजिए। क्या सप्लायर सिर्फ 100 रुपया कलेक्ट करे, रिसिपिएंट को वो टैक्स का कंपोनेंट लिखे ही नहीं,
तो क्या गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन छोड़ देगी? यस, नीरज जी सेज वी विल टेक 100 एज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये मान लिया जाएगा दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और ये रूल में भी लिखा हुआ है, ये रूल्स में लिखे हुए हैं कि if the invoice does not contain the tax amount then it will be deemed that जितना भी पैसा आपने कलेक्ट किया है इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो मान लीजिए 18% है तो 100 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18% कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सप्लायर को हर हालत में उसके लिए ही फायदा है कि बर्डन शुड बी पास्ड। If not passed, it is assumed that whatever the collection you have done, it is inclusive of tax और आपसे वो टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बर्डन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? तो यस यस लिख के बता दीजिए। चलिए, इनकम टैक्स में व्हाट इज बेसिस ऑफ लेवाई? इनकम टैक्स में व्हाट इज बेसिस ऑफ लेवाई लिख के बताइए। यानी कि कौन सा ट्रिगर है जिसके होने से गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले लेती है या कैलकुलेट करती है? राजू सेज नेट प्रॉफिट, नहीं। एनुअल इनकम, नो। नीरज चैन एनुअल इनकम, नलिन इनकम प्रॉफिट, नो 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 नो। लेवाई का मतलब मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट और आपके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होते ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है। तो व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? नो। आफ्टर क्रॉसिंग लिमिट एग्जेम्पशन, नहीं नहीं। और सोचिए, और सोचिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। इनकम टैक्स में देयर आर टू बेसिस ऑफ लेवाई। द फर्स्ट इज सोर्स बेसिस। फर्स्ट इज सोर्स बेसिस, एंड गायत्री ने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा है रेसिडेंट बेसिस। मतलब क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूं। सोर्स बेसिस और रेसिडेंट बेसिस दोनों चलता है, याद रखिएगा, दोनों चलेगा। सोर्स बेसिस का मतलब बताता हूं। अगर कोई भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनी वन और एवरी वन, इफ एनी वन एनीवेयर इन द वर्ल्ड अर्न्स इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अगर पैसा कमाता है तो इंडिया उसको सोर्स बेसिस पर टैक्स लगा देता है। यानी कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपको सोर्स बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर इंडियन इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल। इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है कैसे पता लगेगा? मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, उसको मैंने किराए पे दे दिया, तो जो रेंट है वो इंडियन इनकम है। मैंने इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करवाया, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट कहाँ का है? इंडिया का है। जो इंटरेस्ट है वो इंडियन इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा। ये भी देगा नॉन रेजिडेंट भी। तो बिजनेस इंडिया में है, जॉब इंडिया में कर रहा हूं, प्रॉपर्टी इंडिया का मैं बेच रहा हूं, तो ये सब क्या होगा? इंडियन इनकम। तो सोर्स बेसिस पे, चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई इंडियन इनकम पे टैक्स लगता ही लगता है। लेकिन अगर आपका सोर्स बाहर है, यानी कि आप कमा रहे हैं फॉरेन इनकम,
यानी कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, प्रॉपर्टी बाहर है, प्रॉपर्टी से मैं किराया कमा रहा हूं, लेकिन रह कहाँ रहा हूं, इंडिया में रह रहा हूं। तो इंडिया में रह रहा हूं, इंडिया का रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, मैं सब कुछ यूज करता हूं, लेकिन इंडिया में रह के बाहर पैसा कमा रहा हूं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं मांगेगी? आप यूं समझ लीजिए, आपके घर में आप लोग 15 लोगों की फैमिली है और सारे बाहर कमाते हैं, तो घर का कुछ कॉमन खर्चा तो है। तो क्या वो 15 लोग जो घर के बाहर जाके कमा रहे हैं, क्या उनका दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी नहीं बनती है कि गवर्नमेंट के कॉमन पूल में, सॉरी, उस घर के कॉमन पूल में कुछ टैक्स जमा करवाए? तो ये भी टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है और वो फॉरेन इनकम कमा रहा है, यानी कि बाहर ही रह रहा है, बाहर ही पैसा कमा रहा है, तो ऐसी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। तो इनकम टैक्स फॉलो करता है, पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। कौन सा बेसिस? फर्स्ट, प्राइमरी बेसिस इज द सोर्स बेसिस, सेकेंडरी बेसिस इज द रेसिडेंट बेसिस। लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? यानी कि बेसिस ऑफ लेवाई। लिख के बताइए। मनीष से सप्लाई बेसिस। ना ना, सप्लाई नहीं। एक्सपेंडिचर बेसिस ना। कंजम्पशन, करेक्ट। और एक प्रिंसिपल है, यहां भी दो प्रिंसिपल है। एक कंजम्पशन हो गया, मैं लिख देता हूं, तो एक तो कंजम्पशन हो गया। दूसरा दूसरा लिख के बताइए। लिखो भैया। चलिए मैं ही बताता हूं। ओरिजिन प्रिंसिपल। आप लोग भी लिखते जाइएगा अपना कॉपी में। एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए, तो बेसिस ऑफ लेवाई, फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड सेकंड इज ओरिजिन प्रिंसिपल। क्या दोनों एप्लीकेबल होता है या कोई एक एप्लीकेबल होता है? लिख के बताइए। दोनों एप्लीकेबल या कोई एक एप्लीकेबल? राजू सेज ईदर वन। करेक्ट करेक्ट, कोई एक एप्लीकेबल होगा। अब एक काम कैसे करेगा ये बताते हैं आपको। मान लीजिए इंडिया और ये यूएसए, एक्सपोर्ट हो रहा है, और फॉलो कौन सा प्रिंसिपल कर रहा है? मान लीजिए कंजम्पशन प्रिंसिपल। किस गवर्नमेंट को राइट मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का? बताइए बताइए। इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, किस गवर्नमेंट को राइट मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का? और मान के चलिए कौन सा प्रिंसिपल चल रहा है? कंजम्पशन प्रिंसिपल। कंजम्पशन कंजम्पशन इंडिया, करेक्ट। सॉरी सॉरी, यूएसए। क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कहां होगी? यूएसए में होगी। तो इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है, अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है, तो हमेशा इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा। क्योंकि मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, यूएसए बाहर से इंपोर्ट कर रही है, तो कंज्यूम कहां हो रहा है? यूएसए में हो रहा है, तो यूएसए। लेकिन
अगर ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा होता तो ओरिजिन प्रिंसिपल चल रहा होता तो इंडिया एक्सपोर्ट करा तो फिर इंडिया पे लगता। अच्छा एक बात बताइए अब आप, कस्टम्स एक्ट, ये तो हो गया कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम लोग, कंजम्पशन या ओरिजिन? कस्टम्स एक्ट में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? और पूरा वर्ल्ड एक ही सिस्टम फॉलो करता है, लिख के बताइए। कंजम्पशन, कंजम्पशन। नहीं नहीं गायत्री जी, ओरिजिन नहीं, कंजम्पशन। तो कस्टम्स एक्ट फॉलोज कंजम्पशन प्रिंसिपल। तो अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल है तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? चाहे कोई भी कंट्री इंपोर्ट कर रहा हो, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? यस। एक्सपोर्ट पे ड्यूटी, अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल है तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। तो याद कर लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बाय वे ऑफ एक्सेप्शन, कुछ गुड्स पे समय समय पे एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाती है गवर्नमेंट, एग्जम्पशन। यस, बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। आया? अभी और भी है कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहां पर आपको एक बात बताई थी, आईडीटी टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। ये टैक्स किसके पॉकेट से निकलेगा? जो खर्चा करेगा, यही बताया था। अब यहां बताइए, ये कस्टम्स एक्ट में किसके पॉकेट से गवर्नमेंट टैक्स निकालेगी? किसके पॉकेट से, इंपोर्टर के पॉकेट से या एक्सपोर्टर के पॉकेट से? इंपोर्टर के पॉकेट से, क्योंकि इंपोर्टर ही खर्चा कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर सही आंसर मिलने लगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इंपोर्टर। अब ये याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। क्या? एक प्रिंसिपल तो हमें समझ में आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। और किसके पॉकेट से पैसा निकलेगा? जो खर्च करेगा। और किस गवर्नमेंट को राइट मिलेगा? जहां पर वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है। तो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। और ये हम लोग आपके साथ लिख के भी देंगे, आपको पीपीटी में दिखाएंगे भी। अब ये तो बात हो गई इंडिया और उसकी। अब आगे देखिए, दिल्ली, एमपी सेल होता है या सप्लाई होता है 100+18, और कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है। बताइए किसको राइट मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का? किसके पॉकेट से निकलेगा और किस गवर्नमेंट को राइट मिलता है? किसके पॉकेट से निकलेगा और किस गवर्नमेंट को राइट मिलेगा? मान लीजिए मिस्टर ए है जो खरीद रहा है,
एमपी, बहुत बढ़िया, एमपी सबने जवाब दे दिया क्योंकि कंजम्पशन प्रिंसिपल चल रहा है। तो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कहां हुआ? दिल्ली से चला एमपी, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हो रहा होगा? अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हो रहा होगा? एमपी में। तो किस गवर्नमेंट को राइट मिलेगा? एमपी गवर्नमेंट को राइट मिलेगा। किसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा? मिस्टर ए के पॉकेट से टैक्स निकलेगा, क्योंकि यही तो खर्चा कर रहा है। अब देखिए होता क्या है, जीएसटी में हो क्या रहा है। दिल्ली वाला इसको बिल काट के देगा, ये 18 रुपये आई लगाएगा या C+S लगाएगा? लिख के बताइए। IGST। फटाफट जवाब आ गया। यानी कि ये एमपी का बंदा मिस्टर ए, ये 118 रुपये दिल्ली के किसी डीलर को, बिजनेसमैन को दे देगा। गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा ये 18 रुपया एमपी वाला का है? कैसे पता लगेगा? लिख के बताइए। क्योंकि अल्टीमेटली 18 रुपया एमपी फ्लो करना चाहिए। कैसे? जीएसटीएन एडजस्टमेंट। तो जीएसटीएन को कैसे पता लगेगा ये बताइए, अनमोल, राजू, नलिन जे ठक्कर। जीएसटीएन को कैसे पता लगेगा? आईटीसी से? नहीं नहीं, स्टेट ना, थ्रू रिटर्न्स। करेक्ट। कौन सा रिटर्न? कौन सा रिटर्न? कौन सा रिटर्न? GSTR 1। अब जब GSTR 1 आप फाइल करते हैं, एक होता है B2B ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है B2C। तो B2B ट्रांजेक्शन में जब आप इसका GST नंबर डाल देते हैं तो अपने आप पता लग जाता है कि ये एमपी का है। और B2C ट्रांजेक्शन में आप क्या करते हैं, आपको स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड फिगर देनी पड़ती है। 2.5 लाख से ऊपर है तो कुछ अलग कहानी होती है। तो यहां पर GSTR 1 से पता लगता है कितना IGST किस गवर्नमेंट तक फ्लो कर रहा है ना। तो ये एमपी, तो ये GSTR 1 से पता लगता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस IGST कंपोनेंट को एडजस्ट करती है। जब एमपी टू एमपी अगर बिक गया तो आधा पैसा एमपी को चला जाता है, और अगर एमपी वालों ने भी फर्दर गुजरात में बेच दिया तो फिर वो IGST का कंपोनेंट बन जाता। फिर वो गुजरात टू गुजरात एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर गुजरात वालों को मिल जाएगा आधा पैसा। आधा पैसा तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहानी भी हो गई। 3B से मुकेश जी, 3B से तो बिल्कुल नहीं पता लगता। 3B से किस स्टेट का हो, तो आप कंसोलिडेटेड CS IGST ऐसे लिख देते हैं। अब आइए, एक और डिफरेंस है, वो आपको सबको पता है, बहुत मुश्किल डिफरेंस नहीं है ये। टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और यहां पर टैक्स किसी के थ्रू पे होता है, तो टैक्स पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट। इसको भी एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। सप्लायर परिमल जी wants to connect the audio. परिमल, डन। सप्लायर रिसिपिएंट 100 + 18
इक्वल टू 118। रिसिपिएंट सप्लायर को कितना पैसा देगा? 118 रुपया। और सप्लायर गवर्नमेंट को कितना जमा करवा देगा? 18 रुपया। रिसिपिएंट ने क्या टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया या सप्लायर के थ्रू दिया? सप्लायर के थ्रू दिया। इट मींस टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है, सप्लायर को कितना रुपया मिला? 100 रुपया। उसका 80 रुपीज खर्चा हो गया, मैं उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। 20 रुपया प्रॉफिट है और इनकम टैक्स मान लीजिए 2 रुपया है। और गवर्नमेंट को कितना जमा करवा देगा? 2 रुपया। तो गवर्नमेंट के तो दोनों हाथों में लड्डू है, खर्चे पे भी टैक्स है और इनकम के ऊपर भी टैक्स है। अब यहां पर एक बात होती है, सप्लायर ने 2 रुपया इनकम टैक्स जमा करवाना था, लेकिन गलती से 3 रुपया जमा करवा दिया। क्या होगा? रिफंड। नीरज इज सेइंग रिफंड ऑफ ₹1। सप्लायर रिफंड क्लेम करेगा। बहुत बढ़िया। इनडायरेक्ट टैक्स में आइए। इनडायरेक्ट टैक्स में सप्लायर ने गवर्नमेंट को कितना जमा करवाया? 18 रुपया। अब सप्लायर गवर्नमेंट को कहता है सर 18 रुपया गलती से जमा करवा दिया, ये जो मैं गुड्स बेच रहा हूं ये तो मिल्क है और ये एग्जेम्प्ट है, मुझे 18 रुपया का रिफंड दे दो। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? Rajesh says no, Manish says not possible. Possible या not possible? Remains in credit ledger. ITC मिलेगा? किसको मिलेगा ITC? ये तो सप्लायर है, इसका तो ये आउटवर्ड सप्लाई है, ITC की बात कहां आई? ये इसका आउटवर्ड सप्लाई है ना, ITC की बात कहां से आ रही है? बताइए, रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मे गिव क्रेडिट नोट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, यस, मोस्टली कॉन्फिस्केटेड, इट विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अरे अच्छा, ये यूं पूछते हैं आपसे, रिफंड एक्चुअली गवर्नमेंट किसको देगी? सप्लायर को या रिसिपिएंट को? रिसिपिएंट को। क्यों रिसिपिएंट को? क्योंकि इसके पॉकेट से टैक्स निकला है। तो बेसिकली रिसिपिएंट को ही रिफंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो जैसा सीए जिनेश जी ने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट रिफंड के चैप्टर में हम लोग बताएंगे भी ये कॉन्सेप्ट क्या है। और यहां पर थोड़ा सा, जिसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा उसी को गवर्नमेंट रिफंड करेगी। अगर सप्लायर को रिफंड कर दिया तो ये अनजस्ट एनरिच हो जाएगा, अमीर बन जाएगा, है ना? तो इसीलिए रिफंड जब भी मिलेगा रिसिपिएंट को मिलेगा। तो इनकम टैक्स में रिफंड बहुत आसान है। इनकम टैक्स में रिफंड बहुत आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड मुश्किल है। मैं आपको एक केस बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो मेरा ही पैसा पड़ा हुआ है ना? चालान क्रिएट किया, पहले कैश लेजर में पैसा जाता है,
अब आप कैश लेजर से पैसा रिफंड करवाना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बावजूद डिपार्टमेंट पेपर मांग रहा है, डिक्लेरेशन मांग रहा है, तो डिपार्टमेंट खैर कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे करते हैं आपके साथ। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो का जवाब दीजिए। ओके, गुड गुड गुड। अब आपको कुछ अलग चीजें बताते हैं, देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेंस्ट सप्लायर, recipient 100 plus 18 equal to 118। सेल्स में वो क्या फिगर लिख रहा होगा? अमाउंट बताइए। नीरज जैन सेज 100, नलीन जेठकर 100 100 100 100, बिल्कुल ठीक है 100। 18 रुपीज जो टैक्स का है वो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो एक अलग से लेजर खुलता है वो, और वो लिखता है उसको आउटपुट टैक्स 18 रुपीज, जीएसटी पेबल। आउटपुट टैक्स क्यों बोलते हैं? आउटपुट क्यों बोलते हैं? कि गुड्स और सर्विसेज बाहर गया, गुड्स और सर्विसेज आपसे बाहर गया, और जो उसके बाहर जाने से जो टैक्स कलेक्ट किया है दैट इज योर आउटपुट टैक्स 18 रुपीज। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, इसने कोई इनवर्ड सप्लाई की है 80 प्लस 8, बताइए। ठीक है, 80 प्लस 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे? 80 लेफ्ट साइड, तो परचेज बेसिकली डेबिट हो रहा है 80 रुपीज से, तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है ना? परचेज से रिलेटेड टैक्स कितना है? 8 रुपए है। परचेज से रिलेटेड टैक्स कितना है? 8 रुपए है। ये 8 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको हम लोग यहां से लेस कर देते थे 8 रुपए, और अब देना कितना है? 8 रुपया इज योर टैक्स पेबल। अब आप देखिए क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज डेबिट हो रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड टैक्स क्रेडिट हो रहा है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं, जो पोर्टल में क्रिएट भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या कह रहे हैं? क्रेडिट लेजर। और सेल्स यानी कि ये आउटपुट टैक्स कहां जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। देखिए ये लेजर है, ये रजिस्टर। ठीक है, यस नो में जवाब दे दीजिए, समझ में आया तो।
तो डायरेक्ट टैक्स के ठीक उल्टा इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है। आपने सेल्स क्रेडिट किया, इसका टैक्स डेबिट कर दिया, आपने परचेजेस डेबिट किया, इसका टैक्स क्रेडिट कर दिया। चलिए अच्छा, अब मैं तो हमने आपको यही डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स करवाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना, आप कॉपी पेन लेके प्लीज बैठें, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। याद रखिए, नहीं तो ये फिल्म की तरह चल जाएगा। शोले फिल्म देखी, DDLJ देखी, उसके बाद डायलॉग्स ही याद नहीं है। कुछ डायलॉग्स याद हैं, कुछ कुछ याद नहीं होंगे। तो प्लीज ये हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। जो भी मैंने आपको बोर्ड पे अभी आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब हमने यहाँ लिखा हुआ है। this we will share you with in your WhatsApp. तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज बर्थ ऑफ GST, या यूं पूछ कहें आपको ओरिजिन ऑफ GST का जन्म कैसे हुआ। तो बता सकता है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में GST का जन्म कैसे हुआ? कुछ भी कहिए। आखिर मैं जो पूछना चाह रहा हूं बेसिकली, इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कैसे हुआ? इनकम टैक्स तो पता है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे स्टार्ट हुआ? तो पहला इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट पेपर जो इनडायरेक्ट टैक्स का बनता है, वो कॉन्सेप्ट पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। प्रिया सिंह से फ्रांस, ओके, फ्रांस में पहली बार आया, दैट्स आई एग्री, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पेपर में क्या लिखा हुआ था कि इनडायरेक्ट टैक्स को ऐसे चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अरे ये तो बहुत बाद में है नीरज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं तो उस एकदम ओरिजिन एडम एंड ईव के जमाने की बात कर रहा हूं। कैसे इनडायरेक्ट टैक्स की शुरुआत, चलिए मैं आपको बताता हूं। वैट, तो वही वैट की शुरुआत ही तो पूछ रहा था मैं आपसे। देखिए, सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो पुराने लोग बैठे होंगे उनको भी पता होगा, सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। नाउ देयर आर टू सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स में, देयर आर टू सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट not first point, sorry, single point and second is multiple point। क्यों निकला? अब मुझे बताइए सिंगल पॉइंट का मतलब और मल्टीपल पॉइंट का मतलब, लिख के बताइए। सिंगल पॉइंट, नहीं ऑरिजिन नहीं राजेश जी, ऑरिजिन नहीं है। तो ये मैं इनडायरेक्ट टैक्स का ही पूछ रहा हूं, तो ऑरिजिन या कंजम्पशन तो बाद में आएगा, लेकिन मैं टैक्स लोगों से कलेक्ट कैसे करूं? मान लीजिए वी हैव डिसाइडेड कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, लेकिन कलेक्ट कैसे करेंगे, किस पॉइंट पे लगाएंगे?
एट मैन्युफैक्चर वंस इट विल बी कलेक्टेड। ओके, सिंगल पॉइंट का मतलब जब पहली बार सेल होगा या किसी भी वक्त या आखिरी बार सेल होगा तब टैक्स लगेगा, और मल्टीपल पॉइंट का मतलब जब जब सेल होगा, सप्लाई होगा, तब तब टैक्स लगेगा। तो सिंगल पॉइंट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट और दूसरा है लास्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब देखिए, अब तो आपको पता ही है सारा कुछ। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जब मैन्युफैक्चरर पहली बार बेचेगा तभी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेगी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या हो गया, जब रिटेलर जब आखिरी बार बेचेगा तो टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, दैट इज लास्ट पॉइंट। और मल्टीपल पॉइंट में जब जब बिकेगा तब तब टैक्स कलेक्ट होगा। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। अब मैं वो आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेता हूं। देखिए, आपको कास्केडिंग इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट किसमें ज्यादा मिलेगा, किसमें कम मिलेगा। बताइए। मल्टीपल पॉइंट में ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां लो, यहां हाई, यहां हाईएस्ट। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट में पहली बार जब बिकेगा, यानी कि यहां, और लास्ट पॉइंट में यहां। आपने कहा रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फर्स्ट पॉइंट में लो है, लास्ट पॉइंट में हाई है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? मल्टीपल पॉइंट में तो हाईएस्ट है, ये डिफरेंस क्यों है? मार्जिन्स, प्रॉफिट की वजह से। ओके, और बिकॉज प्रॉफिट एलिमेंट इज नॉट टैक्स्ड। ओके, देखिए, जो मेजर डिफरेंस तो ये है कि जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो वो कम दाम में बेचेगा, मान लीजिए 10 रुपए में बेच रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर अपना वैल्यू एडिशन करके जब रिटेलर अल्टीमेटली बेचेगा तो मान लीजिए 50 रुपए में बेच रहा है। तो यहां बेस प्राइस 10 रुपए है, यहां पर बेस प्राइस 50 है। तो जो टैक्स बेस है वो यहां कम है, यहां ज्यादा है, और यहां मल्टीपल पॉइंट है तो लो से हाईएस्ट सब है। तो यहां लो भी है टू हाई। तीसरा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या है गवर्नमेंट के लिए, कम या ज्यादा? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन more in MPT. Yes, same, low, high, highest। कारण क्या है? फर्स्ट पॉइंट में
कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत कम है। कारण क्या है? कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन? देखिए, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स, बिल्डिंग का रेंट, तो ये सब खर्चे करने पड़ते हैं। और आज के डेट में गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इफ आई रिमेंबर द डेटा करेक्टली, इट इज अराउंड 2%। यानी कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपया कलेक्ट करती है तो 2 रुपया खर्चा करती है उसको कलेक्ट करने के लिए। दैट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जैसे हम लोग डीलर के लिए कह देते हैं, बिजनेसमैन के लिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस? यानी कि मुझे ये जीएसटी आने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत बढ़ गया। हर महीने 2-2 रिटर्न, तो चार्टेड अकाउंटेंट की फीस बन गई, अकाउंटेंट्स की फीस बन गई, आपकी फीस बढ़ गई, है ना? तो दैट इज कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, और गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। नाउ गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन फर्स्ट पॉइंट में कम इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट में रिटेलर के लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पान की दुकान से बिग बाजार टाइप के लोगों से, हर किसी से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कलेक्शन यहाँ हाईएस्ट है। और मल्टीपल पॉइंट में तो इसको छोटे मोटे सबके साथ टैक्स कलेक्शन है। मशीनरी असेसमेंट करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, वेरिफिकेशन करो, है ना? अब एक आखिरी जो आप लोग सब बोल रहे थे, दैट इज कास्केडिंग। बताइए, कास्केडिंग कहाँ है, कहाँ नहीं है? Cascading is tax on tax. Good. It is just like surcharge. इनकम टैक्स में जो सरचार्ज है, इनडायरेक्ट टैक्स में इसको कास्केडिंग कह देते हैं। तो ये कास्केडिंग यहां नहीं होगी, यहां भी नहीं होगी, लेकिन यहां होगी। मल्टीपल पॉइंट में कास्केडिंग होगी। और कैसे होगी? कैसे होगी? मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा 110 में, और ये 100 रुपया प्लस 10 रुपया टैक्स के रूप में था, तो 110। बताइए मेरा कॉस्ट क्या है? मैंने कोई सामान खरीदा 100 प्लस 10, मैंने लिखा 110। हेलो, मेरा कॉस्ट क्या है, 100 या 110? 110 इज ए कॉस्ट, बिकॉज अभी मुझे 10 रुपये का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो क्रेडिट का सिस्टम अभी आया नहीं है। 110, इसमें मैं वैल्यू एडिशन करता हूं, जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, खर्चे हैं, वो है 90 रुपये। अब मैं इसको बेचता हूं सेल प्राइस 200 रुपये में, फिर से मैं टैक्स लगा दूंगा 200 पे, कितना 20, कितना आ जाएगा ये 220। ये मल्टीपल पॉइंट है, क्योंकि जब मैं खरीदा तब भी मुझे टैक्स लगा, जब मैं बेच रहा हूं तब भी टैक्स लग रहा है। तो सेल प्राइस इज 220। यहां पर कास्केडिंग कितने रुपए से हो रहा है? कास्केडिंग कितने रुपए से हो रहा है, लिख के बताइए। प्रिया जी, नेटवर्क कनेक्शन हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, तो एक बार अपने एंड में चेक कीजिए। गायत्री सेज 20, नलिन जी ठक्कर सेज 90। अच्छा, 90। We are talking about cascading. We are talking about cascading. What I wanted to ask, how much cascading is there? How much tax on tax is there? टैक्स ऑन टैक्स कितने रुपए पे है? देखिए 10 रुपए इसमें इंक्लूडेड है, फिर से मैंने 10% का टैक्स लगाया, 10% ऑफ 10, यानी कि कास्केडिंग 1 रुपए से है। कास्केडिंग 1 रुपए से है, बिल्कुल ठीक है। जिनेश जी, तपश 1 रुपया कह रहा है, तो कास्केडिंग इज ऑफ 1 रुपी ओनली।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको एक पीपीटी दिखलाते हैं आपको। ये मैथमेटिक्स है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट का। चार्जिंग करें सर? जीव नहीं चाह ना ना आलू पास हम कुछ भी किसकी बात कर। ठीक है, अब मैं इसे बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और ये फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन है, फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन जो यहां लिखा हुआ भी है। मैन्युफैक्चरर कितने में बेच रहा है? 200 रुपीज में, जिस पर टैक्स कितना लगा रहा है? 10%, 20, और कितना हो गया? 220। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट क्या है, लिख के बताइए। डन गायत्री जी, डन। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट क्या है? 220। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर अपना वैल्यू एडिशन करेगा। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है? मैंने दुकान खोली है, दुकान में दुकान का रेंट है या लोन पे लिया हुआ तो इंटरेस्ट है, स्टाफ के सैलरी है, तो तमाम तरह के खर्चे प्लस प्रॉफिट। याद रखिएगा नीरज, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट है। तो 80 रुपीज इज माई वैल्यू एडिशन। तो ये कितना आ गया वैल्यू? 300। होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना है? 300। ये भी वैल्यू एडिशन करता है 70, कितना आ गया? 370। और याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, एक बार मैन्युफैक्चर टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो दोबारा टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। मैं एक बात बताना भूल गया, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैन्युफैक्चरर फर्स्ट पॉइंट पे लो, लास्ट पॉइंट पे हाई। अगर यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स 1 रुपया मिलता है, अगर 10% ऑफ 10 है, और यहां 50% ऑफ 10 है, तो 5 रुपया मिलता है। गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना हो फर्स्ट पॉइंट पे, क्यों गवर्नमेंट फर्स्ट पॉइंट पे इंक्रीज करना चाहेगी? क्योंकि यहां पर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सबसे कम है और गवर्नमेंट को चाहिए 5 रुपया टैक्स। बताइए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, लिख के बताइए। चलिए मैं बताता हूं। टैक्स रेट जो यहां 10% था फर्स्ट पॉइंट में, इसको यस 50 कितना कर देगी? 5 गुना बढ़ा देगी, 50% कर देगी। तो 50% ऑफ 10 कितना आ गया? 5 रुपया टैक्स रेट इंक्रीज। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ टैक्स 50% कर देगी, तब क्या होगा? होगा क्या? रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल्स विल डिप, प्रोडक्ट नॉट सेल। अच्छा, और क्या होगा? ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या होगा? और क्या होगा मैं बताता हूं। लोग टैक्स की चोरी करेंगे, टैक्स इवेजन बढ़ेगा। जैसे ही रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होगा, टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, है ना? तो ये फर्स्ट पॉइंट में
अगर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब मैं दोबारा उसी में आ जाता हूं। देखिए अब यहां वैल्यू कितना है 370, रिटेलर कितने में खरीदा 370, वैल्यू एडिशन 30 और कंज्यूमर को कितने रुपए का पड़ा 400 रुपीज का पड़ा। करेक्ट है। और लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में कब टैक्स लगता है, जब अल्टीमेटली कंज्यूमर को बिकेगा, यानी कि रिटेलर टू कंज्यूमर। सारी फिगर यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, तो फिगर्स को हमने चेंज नहीं किया, ऑल फिगर्स आर सेम। मैन्युफैक्चरर 200 रुपए, टैक्स नहीं लगाएगा क्योंकि लास्ट पॉइंट चल रहा है 200। डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में मिला 200, वैल्यू एडिशन 80, यहां भी 80 था 280, होलसेलर को 280, वैल्यू एडिशन 70 350, रिटेलर को अब 350 में मिला। रिटेलर वैल्यू एडिशन करता है 30, वैल्यू आ गई 380, यानी कि रिटेलर के लिए सेल प्राइस कितना है 380, टैक्स लगा दिया 10% 38 और वैल्यू कितनी आ गई 418। तो लास्ट पॉइंट में कंज्यूमर को 18 रुपये 418 रुपीज पड़ा। यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया था 20 रुपीज, यहां पर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है 38 रुपीज। मल्टीपल पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है। मैन्युफैक्चरर 200, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट में बार बार टैक्स लगेगा, 20 रुपीज टैक्स 220। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट हो गया 220, ये अपना वैल्यू एडिशन 80 करता है, कितना हो गया 300, टैक्स लगाया 10% 30 और 330 हो गया। फिर होलसेलर के लिए कॉस्ट कितना हो गया 330, वैल्यू एडिशन 70 400, टैक्स 40 440। रिटेलर के लिए कॉस्ट 440, वैल्यू एडिशन 30 470, टैक्स 47 517। यहां पर देखिए गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 47, ह्यूज टैक्स मिल रहा है मल्टीपल पॉइंट में। और कंज्यूमर के लिए प्राइस हो गया 517। सरकार गिर भी सकती है अगर इन्फ्लेशन आएगा तो ये इतना टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इसी के बाद अब जीएसटी का सिस्टम, वैट का सिस्टम आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए वैट सिस्टम में क्या हो रहा है। बेसिकली वैट सिस्टम में ये गवर्नमेंट ने कहा रहेगा मल्टीपल पॉइंट ही, लेकिन परचेजेस जो आप कर रहे हैं उस पर जो आप टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, वो टैक्स तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिल चुका है, उसका हम लोग क्रेडिट दे देंगे हर एक स्टेज पे। तो हर एक स्टेज पे आप टैक्स भी कलेक्ट करेंगे और हर एक स्टेज पे आप जो क्रेडिट मिला है वो एडजस्ट भी होगा। सेम फिगर, मैन्युफैक्चर 200, टैक्स कितना 20, वैल्यू कितना 220। मैन्युफैक्चर के लिए आउटपुट टैक्स कितना, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताया था 20। और ये मान के चलिए मैन्युफैक्चरर ने इनवर्ड सप्लाई में परचेजेस उसका जो भी अगर परचेज है भी तो सारा एग्जेम्प्टेड परचेज है। क्लियर है। तो आउटपुट टैक्स 20। अब मुझे एक बात बताइए, अब सवाल उठता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट क्या है, लिख के बताइए। $200। डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से कितना पैसा निकला, डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट से कितना पैसा निकला 220, लेकिन 200 मैन्युफैक्चरर ने अपने पास रख लिए, 20 रुपीज गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। क्या कह के जमा करवाया 20 रुपीज गवर्नमेंट को, क्या कह के जमा करवाया कि सर ये 20 रुपीज मेरा नहीं है, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का है जो मैं आपको जमा करवा रहा हूं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई प्रूफ है कि उसने 20 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवाया थ्रू मैन्युफैक्चरर? बोलिए यस और नो, लिख के बोलिए।
क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई प्रूफ है कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू उसने 20 रुपए जमा करवाया? और प्रूफ है तो क्या है? प्रूफ है तो क्या है? क्या है प्रूफ? लिख के बोलिए फटाफट फटाफट। इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइस इंक्लूड्स टैक्स इनवॉइस ऑल्सो। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या लिखा होता है? सप्लायर का नाम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर, कौन से गुड्स खरीदा उसका एचएसएन, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, डिस्काउंट, फिर टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस या आईजीएसटी, ये सारी तमाम चीजें वो लिखता है। तो इनवॉइस इज द प्रूफ, इनवॉइस इज द कैश ऑल्सो, है ना, फेक इनवॉइसेस के बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनवॉइस इज कैश ऑल्सो। तो डिस्ट्रीब्यूटर, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितना हो गया? 200। वो वैल्यू एडिशन करता है 80 रुपीज का, कितना हो गया सेल प्राइस? 280, 280 पे 10% लगा दिया 28, कितना हो गया वैल्यू? 308। अब सरकार बोलती है डिस्ट्रीब्यूटर को भैया 28 रुपए दे दो। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहेगा? 28 रुपीज देगा? नहीं देगा। बोला सर सर रुको, मेरे पास इनवॉइस है, मैंने मैन्युफैक्चरर के थ्रू 20 रुपीज जमा करवा दिया है, ये 20 रुपीज आपने प्रॉमिस किया है। और गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करती है? या तो हम एडजस्ट करेंगे या वापस करेंगे। वापस तो भूल जाओ, वापस कभी नहीं करती है। तो ये जो आप 20 रुपीज ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं वो हम एडजस्ट कर देंगे। तो 28 में से आपका 20 रुपए आ चुका, 8 रुपए और दे दो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, जितना एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है ओवर एंड अबव योर परचेज टैक्स, उसका कितना ओवर एंड अबव परचेज टैक्स कलेक्ट किया है? 8 रुपए। तो 8 रुपए आपको जमा करवाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो टैक्स कलेक्शन है, आउटपुट टैक्स 28 रुपीज है। कितना वो ऑलरेडी जमा करवा चुका है मैन्युफैक्चरर के थ्रू? कितना? 20। गवर्नमेंट कहती है प्रूफ लाओ। बोला सर ये रहा इनवॉइस। अब तो प्रूफ के लिए जीएसटी 2A भी है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वो 8 रुपए वो जमा करवा देगा। तो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर से 20 मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर से 8 मिल गया। मुझे एक बात बताइए, लिख के बताइए, ये 28 रुपए किसके पॉकेट से निकला है? ये 28 रुपए किसके पॉकेट से निकला है? होलसेलर के पॉकेट से निकला। बिल्कुल ठीक नलिन जी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, होलसेलर। तो ये 28 रुपए होलसेलर के पॉकेट से निकला है। होलसेलर के पॉकेट से टोटल रुपया कितना निकला है उसके पॉकेट से? होलसेलर के पॉकेट से 308। तो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 308 रुपए दिए हैं, जिसमें से 28 रुपए टैक्स के रूप में। अब होलसेलर के पास भी प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? कि सर ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस, इसमें देखिए 28 रुपए लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट को इस टाइम तक 28 रुपए मिल चुके हैं। कैसे? मैन्युफैक्चरर ने 20 दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 8 दिया, तो टोटल 28 रुपए तो मिल ही चुके। और ये किसका 28 रुपए है? होलसेलर का। अब होलसेलर के लिए कॉस्ट 280 है, वैल्यू एडिशन 70, वैल्यू कितना? 350, वो भी टैक्स लेता है 35, कितना? 385। अब होलसेलर, गवर्नमेंट होलसेलर को कहती है भैया 35 रुपए दो आउटपुट टैक्स। बोला सर ऐसा कैसे? ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स इनवॉइस 28 रुपए का, आपने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? या तो एडजस्ट करेंगे या वापस करेंगे। वापस तो आप करने वाले नहीं हो, कम से कम एडजस्ट तो कर दो। तो ये 28 रुपए एडजस्ट होगा और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में एडजस्ट हो गया और 7 रुपया वो देगा। तो 7 रुपया कौन देगा? होलसेलर दे देगा। तो गवर्नमेंट को अब तक कितना मिल गया? 35 मिल गया। अब ये 35 रुपीज किसके पॉकेट से निकला है? रिटेलर के पॉकेट से निकला है। रिटेलर के पॉकेट से तो 385 निकला, लेकिन उसको कैश बैक मिला, कैश बैक पेटीएम टाइप का 350 उसका कॉस्ट हो गया। इसीलिए वैल्यू एडिशन 30, वैल्यू 380, टैक्स कितना? 38, 418।
अब गवर्नमेंट फिर कहती है इसको, भैया 38 रुपया दो। बोला सर ना, 35 रुपया का इनवॉइस है मेरे पास, क्रेडिट 3 रुपया लो एक्स्ट्रा। और ये 3 रुपया भी गवर्नमेंट को मिला, तो गवर्नमेंट को टोटल 38 रुपीज मिले। कंज्यूमर के पॉकेट से कितना टैक्स निकला? 38। अब कंजम्पशन प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था, जो खर्चा करता है उसी के पॉकेट से टैक्स निकलता है। किसने खर्चा किया? कंज्यूमर ने किया। कितना टैक्स निकला? पूरा 38 रुपया मिला। गवर्नमेंट को भी 38 रुपीज मिला, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिला, इंस्टॉलमेंट में, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसी को हम लोग वैट सिस्टम कहते हैं। एंड वैट इज नॉट ए टैक्स बट a system of collection of tax which is applied in GST, which was applied in excise. तो वैट इज a system of collection of tax. और नाउ क्या ये सिस्टम इंडिया में एप्लीकेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लेकिन सबसे पहले बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स को कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए या फिर ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? लिख के बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स को कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए या ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स को कंजम्पशन, ओरिजिन कैसे? कंजम्पशन प्रिंसिपल, ओरिजिन विल बी बेनिफिशियल टू कंज्यूमर। ओके ओके ओके, नहीं देखिए, बेनिफिशियल सबके लिए हो, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेसिक हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्स का जो डेफिनेशन था वो बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। फिर हमने ये बताया था कि जो खर्चा करेगा उसी के पॉकेट से टैक्स निकलना चाहिए। अगर ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है ना। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही खर्चा करके उसको कंज्यूम करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स शुड ऑलवेज फॉलो कंजम्पशन प्रिंसिपल, वर्ल्ड ओवर कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब देखिए, रिटेल लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, जिसको हम लोग रिटेल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं, जो यूएसए में चलता है। यूएसए यही चलाता है, बोला जब आखिरी में हम लोग टैक्स लेते हैं। यूएसए में वैट सिस्टम नहीं चलता है। ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में वैट सिस्टम ही चलता है। एक यूएसए है जो एलपीटी चलाता है, लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम। और लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में देखिए टैक्स कितना आया, 38 रुपीज आया। वैट सिस्टम में भी 38 आ रहा है। लास्ट पॉइंट में भी कंज्यूमर को 418 कॉस्ट पड़ रहा है, यहां भी 418 पड़ रहा है। तो ये इक्वल है, यानी कि वैट सिस्टम में मल्टीपल पॉइंट होने के बावजूद इट इज फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कंजम्पशन। और ये मल्टीपल पॉइंट होने के बावजूद ये सेम इक्वलिटी इसलिए आ रही है बिकॉज हर एक स्टेज पे क्रेडिट भी मिलता जा रहा है ना। क्या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी? वैसे तो कर ही लिया है, लेकिन फिर भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नीरज, नॉट इजी। लिख के बताइए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे जीएसटी का सिस्टम चल रहा है, क्रेडिट सिस्टम, ये वो, है ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब थॉट प्रोसेस में बता रहा हूं व्हाई इंडियन गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग ना, मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि जब ये वैट सिस्टम आया, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स कह रहे हैं, थॉट इकोनॉमिस्ट ही बनाते हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए सर, डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस काटेगा ही काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि उसका 20 रुपए 20 रुपीज का उसको क्रेडिट चाहिए।
तो 20 रुपीज तभी एडजस्ट होगा जब वो सप्लाई करेगा, टैक्स लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो दर्द रहेगा 20 रुपए का। फिर होलसेलर भी इनवॉइस काटेगा क्योंकि उसके ऊपर से, उसके पॉकेट से 28 रुपया निकला है, टैक्स अमाउंट बढ़ गया। रिटेलर भी काटेगा क्योंकि उसके पॉकेट से 35 रुपीज टैक्स के रूप में निकला है। तो एक तरह से चेन बन गया। जैसे ही चेन बन गया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि मेरे पास इनवॉइस है, वो इतना टैक्स मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूं, वो एडजस्ट तभी होगा जब मैं सेल करूंगा, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये थॉट प्रोसेस था कि ये सारे लोग, अगर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे लोग एक चेन में, एक माला की तरफ पिरोया जाएगा और ये लोग टैक्स की चोरी नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, क्योंकि वैट सिस्टम में भी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरर को पकड़ ले और मैन्युफैक्चरर को कंपेल करे कि वो जब भी इशू करे इनवॉइस ही इशू करे, टैक्स इनवॉइस ही इशू करे, जिसको भी बेचे वो टैक्स कलेक्ट करे, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर will not be compelled to issue the tax invoice? Yes. दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट आप कंपेल कैसे कर रही है? मैन्युफैक्चरर के लिए दे हैव कम आउट विद ई इनवॉइसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, क्यूआर कोड, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पे, ताकि मैन्युफैक्चरर अगर ऑनेस्ट हो जाए तो सारी चेन ऑनेस्ट हो सकती है। और मान लीजिए रिटेलर ने टैक्स की चोरी कर भी ली, या गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि अप टू 20 लाख या अप टू 10 लाख टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना लूज करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को रिटेलर से पहले 20 रुपए, 8 रुपए और 7 रुपए, इतना रुपए तो आ ही चुका है। तो दिस सिस्टम इज फुल प्रूफ ऑन पेपर, लेकिन फेक इनवॉइसेस भी आ रहे हैं आजकल। यहां पर यू जनरेट, आपने रजिस्ट्रेशन, फेक रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक ही प्रीमाइसेस पे 500 रजिस्ट्रेशन लेके आप सिर्फ फेक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ताकि सामने वालों को क्रेडिट मिल जाए, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई ना करे। तो ये मिनांस है, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? फिर हम लोग आगे बात करते हैं। As I think it is not easy. गवर्नमेंट कंट्रोल तो करेगी। आप देखिए, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, जब ई वे बिल आया तो रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी गवर्नमेंट की। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अगर आ जाता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो इंक्रीज होगी, क्योंकि फेक इनवॉइसेस का चक्कर खत्म होगा। फेक ई वे बिल ऑल्सो जनरेटेड, मैं वही कह रहा हूँ नीरज कि फेक ई वे बिल, ये सब खत्म होगा, लेकिन टाइम लगेगा। Sir, numbers instead of Hindi, please see in English. Yes, Gayatri ji. Okay, I will do that. अब मुझे एक बात बताइए, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, करेक्ट? मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा 10 रुपए का,
तो ये 10 रुपया आपका कॉस्ट है। उस पेन को बेचने के लिए आपने कुछ खर्चे किए, पेन पे आपने अपना नाम लिखवाया, सैलरी, स्टाफ, रेंट वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ, प्लस प्रॉफिट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यू एडिशन। तो याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन इज ऑलवेज व्हाट? एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। और इस पे आपने 10% टैक्स दिया, कितना? 1 रुपये। इस पेन को अब आप मान लीजिए वैल्यू एडिशन 5 रुपए का है, आप 15 रुपए में बेचते हैं और 10% टैक्स है, कितना हो गया? 1.5। तो आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 1.5। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 0.5। सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 रुपीज है। आपको जो टैक्स जमा करवाना है वो कितना करवाना है? 0.5। यही तो है। जो 1 रुपया पे आप ऑलरेडी इस कॉस्ट पे जो टैक्स दे चुके हैं, the 1 rupee, the tax which you have already paid on this cost is your ITC which you have subtracted. And we are saying कि this is tax on value addition. Value addition कितना है? 5। 5 का अगर मैं 10% डायरेक्ट निकाल देता तो कितना? 0.5। यही तो है। अब अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, टैक्स रेट into sale price equal to tax rate into cost price plus tax rate into value addition. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इफ आई सॉल्व दिस, टैक्स रेट into value addition equal to tax rate into sale price minus tax rate into cost price. Yes or no? लिख के बताइए। ओके, इसी को हम लोग आउटपुट टैक्स कह रहे हैं, इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कह रहे हैं। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अगर आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्स रेट इनटू वैल्यू एडिशन, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, है ना? अब आप लोग इंडस्ट्री में करते क्या हैं? आप एक सेल रजिस्टर्स बनाते हैं, सेल्स रजिस्टर, जहां पर आप कई तरह के आइटम खरीदते हैं, ABCDEFG, अलग अलग रेट्स के खरीदते हैं। किसी में 2 रुपये, ये टैक्स का अमाउंट लिख रहा हूं, किसी में 2 रुपीज, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 0, किसी में 5, किसी में 1.5, किसी में 2। तो ये पूरा का पूरा जब व्हेन यू ऐड ऑल दिस टैक्स, इट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। देन यू मेक परचेज रजिस्टर, यानी कि आपके सारे परचेज के इनवॉइस, उस परचेज इनवॉइस में सारे टैक्स,
You purchase again different items with different tax. Santosh ji, abhi we will talk. Let me explain this. 2, 3, 1, 0. You again add all this. This is your input tax credit. Then output tax minus input tax credit. This is the tax which you deposit with the government. और इसी आउटपुट टैक्स को CSI सेस, इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को CSI सेस। फिर एडजस्टमेंट का तरीका है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके अच्छा, होता क्या है, मैं कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट है। इंटरमीडिएट गुड्स, या इसको मैं कहूंगा रॉ मटेरियल, और एक कहूंगा फाइनल गुड्स। कॉमन सेंस से बताइए। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं हम लोग। और जीएसटी में कौन सा प्रिंसिपल चल रहा है? कंजम्पशन प्रिंसिपल, और कंजम्पशन प्रिंसिपल का दूसरा नाम है डेस्टिनेशन। कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या है? डेस्टिनेशन। मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे। टैक्स रेट किस पे ज्यादा होना चाहिए, रॉ मटेरियल पे या फाइनल गुड्स पे? लिख के बताइए, टैक्स रेट ज्यादा किस पे होना चाहिए? फाइनल, ओके, फाइनल गुड्स पे। श्वेत कमल, मनु मतलब, ओके। तो फाइनल गुड्स पे मान लीजिए 20% है, रॉ मटेरियल पे 5% है। नहीं श्वेत जी, मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया। मैंने पूछा कि रॉ मटेरियल पे या फाइनल गुड्स, किस गुड्स पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए? तो या तो रॉ मटेरियल आंसर होगा या फाइनल गुड्स आंसर होगा। तो फाइनल गुड्स पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब रॉ मटेरियल खरीदेगा तो 5% के हिसाब से खरीदेगा। और मान लीजिए वो ABCD 4 तरह के रॉ मटेरियल खरीदता है और एक फाइनल गुड्स बनाता है। फाइनल गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कितना है? 5%। और यूं चलता है, मैन्युफैक्चरर, फिर एक दूसरा मैन्युफैक्चरर 1, फिर मैन्युफैक्चरर 2, फिर कहीं जॉब वर्क करवाया, फिर मैन्युफैक्चरर 3 चला, फिर मान लीजिए अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचा। ये वाला चेन लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरर, ये सारे मैन्युफैक्चरर 5% से टैक्स दे रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा क्या मान लीजिए रॉ मटेरियल है। जब ये मैन्युफैक्चरर 3 अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 20% में बेचेगा। ये जो 5% जब लग भी रहा है तो गवर्नमेंट को 5% के हिसाब से टैक्स मिल भी रहा है, और फिर 5% के हिसाब से गवर्नमेंट को आईटीसी देना भी पड़ रहा है। यानी कि गवर्नमेंट को एक हाथ से 5% ले रही है, दूसरे हाथ से 5% दे भी रही है। लेकिन फाइनल गुड्स पर अगर 20% लग जाता है
तो ये फाइनली गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिल जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा 15% मिल जाता है। यानी कि रॉ मटेरियल पर अगर मैं टैक्स रेट बढ़ा भी देता हूं तो गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता है, इंस्टेड मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वो पैसे ज्यादा लगेंगे उसको, है ना। पूरे जीएसटी में याद रखिएगा, एक्सेप्शंस आर देयर, आउटपुट टैक्स का रेट हमेशा ज्यादा होगा और इनपुट टैक्स का रेट हमेशा कम होगा। आउटपुट टैक्स का रेट हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि फाइनल गुड्स का टैक्स रेट हमेशा ज्यादा होगा, और रॉ मटेरियल का टैक्स हमेशा कम होगा। लेकिन तो मैं अगर कह रहा हूं ये 20% है, तो ये हमेशा 20% से कम होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आउटपुट टैक्स 5% है और इनपुट टैक्स क्रेडिट 20% है। ऐसे केस में क्या होगा बताइए? ऐसे केस में हैंडलूम मार्केट इज एग्जांपल, करेक्ट। टेक्सटाइल में बहुत है, ऐसे केस में आईटीसी कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। आईटीसी कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसका आपको रिफंड मिल जाता है। और रिफंड हर केस में नहीं मिलता है। दे हैव डन गवर्नमेंट कि कुछ गुड्स को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है जहां पर दे हैव नॉट अलाउड द रिफंड, वो रिफंड अलाउ नहीं करते। सेम विथ बेंजियन क्या है संतोष जी, बाकी लोग को भी पता लग जाए। केमिकल है कोई, धूप बत्ती है, ओके। केस ऑफ आईटीसी रिफंड एज इन केस ऑफ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तो ऐसे केसेस हैं, कुछ केसेस हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमने कंप्लीट किया, लेकिन कुछ अब सवाल करेंगे आपसे। आप कुछ सवाल कर लीजिए, पहले आप लोग सवाल कीजिए फिर मैं सवाल करता हूँ। कुछ इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, प्लीज डू आस्क, देन वी विल आंसर इट। सीमेंट सेलर का क्या है संतोष जी, मुझे समझ में नहीं आया। सीमेंट सेलर का मुझे लगा कि आप यही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं दिखला देता हूँ। दिस इज द बुक, जिन्होंने भी फीस दे दी है, एक बुक ये है वॉल्यूम 1, उनको हमने कोरियर कर दिया है, मुझे लगता है कि आज या कल में मिलेगा। दिस इज वॉल्यूम 2, तो ये 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में कस्टम्स भी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है, ठीक है। नलिन जी सेइंग वाज नॉट एबल टू रीप्ले यस्टरडेज लेक्चर। आप रीप्ले कर पाएंगे, लिंक आ गया है। सर जीएसटी तो वन नेशन वन टैक्स था, तो रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट क्यों? देखिए, वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हर एक स्टेट में हर एक गुड्स के रेट डिफरेंट थे। जैसे मोबाइल फोन महाराष्ट्र में 5% था, गुजरात में मान लीजिए 10% था। महाराष्ट्र
गुजरात 5%, और गुजरात गवर्नमेंट ने मान लीजिए 10% लगा दिया था, तो क्या होता था, महाराष्ट्र के लोग गुजरात के लोग महाराष्ट्र जाते थे, मोबाइल फोन खरीदते थे और यहाँ आ जाते थे, क्योंकि ओरिजिन प्रिंसिपल था महाराष्ट्र अमीर बनता जा रहा था। गुजरात वालों ने क्या किया, बोला कि हम 1% कर देंगे। अब महाराष्ट्र के लोग यहां भागने लगे, फिर यहां, तो ये ना स्टेट में आपस में कंपटीशन होने लगा। तो जब स्टेट में आपस में कंपटीशन होने लगा तब जीएसटी लेके आए, और जीएसटी में क्या कहा गया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने गुड्स और सर्विसेज का टैक्स रेट डिसाइड नहीं कर सकती है, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और जीएसटी काउंसिल ने हर एक स्टेट के लिए, उन्होंने हर एक गुड्स का, मान लीजिए पेन का रेट 5%, तो किसी भी स्टेट में जाइएगा रेट 5% ही मिलेगा। तो इसको वन नेशन वन टैक्स की जगह आप कहिए वन रेट वन नेशन, बाकी सब डिफरेंट है। Was not able to replay yesterday, हो जाएगा वो अब आ गया है, मैं आपको फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 1 मिनट होल्ड कीजिए। बताइए, जीएसटी फॉलोज कंजम्पशन या ओरिजिन? पोल में श्वेत कमल जी, पोल में जवाब दीजिए। पोल चल रहा है, पोल में जवाब दीजिए। आपके पास पोल आ गया होगा।
बताइए, विच सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स फॉलोज कंजम्पशन प्रिंसिपल? फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट? अरे ये मैं ठीक से समझाया या नहीं समझाया आपको? सिर्फ गायत्री ओनली गायत्री एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. देखिए ये कैसे हो गया? ओहो, देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम. जब लास्ट पॉइंट रिटेलर कंज्यूमर्स को बेच रहा है तो 38 रुपीज, ये लास्ट पॉइंट ही तो है. फिर वैट सिस्टम में भी लास्ट पॉइंट चल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो कितना 20 रुपया टैक्स मिला. जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है उसके पॉकेट से टैक्स कितना निकल रहा है? 38 रुपीज. यही गवर्नमेंट को भी मिल रहा है ना? बताइए, इन कंजम्पशन प्रिंसिपल इंपोर्टर पेज टैक्स, एक्सपोर्टर पेज टैक्स? ओके ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Cascading is in which system? First point, last point and multiple point. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मल्टीपल पॉइंट. राजू जी क्या हो गया, आप क्लास में थे या नहीं थे? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. सो यहीं तक कर रहे हैं हम लोग. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. और कोई सवाल है तो आप
पूछ सकते हैं मेरे से, फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। तो शुड वी एंड द सेशन? और है ना, पढ़ के आइएगा। कल इसी टाइम समय हम लोग एक और वी विल शेयर द न्यू लिंक, और उसी न्यू लिंक में फिर से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है? सो बाय, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई डाउट है तो फोन कर सकते हैं आप मेरे को।